सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में जो है लाइट एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर से, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पहले भी अपने एमसीक्यूज में इसका नाम सुन लिया है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई अपना साइंस का चैप्टर किया था तो उसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की गई थी, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। ये बेसिकली आपको किसी भी एग्जैक्ट लिक्विड में स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बताता है। इसका फॉर्मूला जो है सिंपल सा, वो है C/V। अब C/V क्या है? बेसिकली जो आपका C है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, दैट इज C, टू दैट इन अ गिवन मीडियम। मतलब इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला है, सबसे पहले तो इसका सिंबल है माइक्रोन, और या फिर N इसको माना जाता है। इसका जो सिंबल है, जिस तरीके से वेलोसिटी का V है, इस तरह से इसका ये वाले ये सिंबल्स हैं। अब इसमें C/V लिखा हुआ है। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। उस केस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपको हमेशा करवाई गई है, उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको वैल्यू गिवन है, ये आपको करवाई भी गई है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन लिक्विड। मतलब कि अगर कोई लाइट किसी लिक्विड में ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो लाइट की स्पीड है इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ऑयल, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह से जो आपने डायमंड, ग्रेफाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस करे हुए हैं, उसमें क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो ये आपका निकला है डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये तो था आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्रॉडली आई होप आपको टर्म समझ आ गई है। आगे हम बात करते हैं, कहते हैं अगर हम वैक्यूम की बात की जाए, अगर फॉर एग्जांपल हमने वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो कि जो वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में जो लाइट ट्रेवल करती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, μ = C/V, सेम फॉर्मूला। अब C जो था स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब मीडियम क्या है, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम, तो सेम C आ जाएगा। तो C कैंसिल हो गए, इट विल गिव यू 1। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो फ्री स्पेस है उसका इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो सबसे कम होता है, सबसे मिनिमम होता है। मतलब जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी कम अमाउंट में लाइट वो ऑब्जेक्ट पास करने देगा अपने आप में से। एक बार फिर से सुनिए। अब ये थी फ्री वैक्यूम, ये थी फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम की बात, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मतलब कि जो लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है, मतलब कि जितनी लाइट आपने भेजी थी उससे आपको कम लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस मिलेगी। इसके मतलब ये है, मतलब जिस चीज़ का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा वो जो रिफ्लेक्ट बैक कम करेगी चीज़ को। सो इसको हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इसको इंडेक्स इसलिए कहा जाता है रिफ्लेक्शन इंडेक्स की जगह पे, बिकॉज ये रिफ्रैक्शन के बेसिस पे है। बिकॉज जो लाइट है एयर टू दूसरे मीडियम में पास होती है, तो हम उसके बेसिस पे इसको जज करते हैं। आगे चलते हैं, कहते हैं अगर एक गिवन लाइट है, अगर डेंसर है आपका मीडियम, डेंसर मतलब गाढ़ा है आपका मीडियम, जैसे ऑयल हो गया, वो थिक होता है, डेंस होता है काफ़ी, साथ ही साथ लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, सो ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहते हैं अगर आपके लिए जो लाइट है आपके डेंसर मीडियम में से पास हो रही है तो उस केस में जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी वो काफ़ी कम होगी। स्पीड ऑफ लाइट कम होने की वजह से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो उन्होंने हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है हमें, वो क्या है, V ग्लास इज़ ग्रेटर देन V वाटर। अब V ग्लास का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, एंड दिस स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दिस इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो इसने कहा है कि अगर जो स्पीड ऑफ लाइट है वाटर के केस में अगर वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू योर वाटर। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास क्या है, हम बात करेंगे वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट टू। अब वेवलेंथ क्या है, हर जो लाइट है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ही ट्रेवल करती है। वेवलेंथ बेसिकली क्या होती है, इस तरह से ये आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है वेव का। अगर आपने वेव का स्ट्रक्चर देखा हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो जो आपकी वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन दो चीज़ों के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। ये वेवलेंथ का सिंबल होता है। ठीक है, हर इसका क्या मतलब है कि वो कितने डिस्टेंसेस पे जो एक वेव है वो ट्रेवल कर रही है, इसको हम बोल देते हैं क्रस्ट
इसको हम बोल देते हैं ट्रफ। अब दो क्रेस्ट और ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम बोल देते हैं लैम्डा। लैम्डा इसका नाम है सिंबल का, इसको वेवलेंथ कहा जाता है वैसे। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी किसी लाइट की या फिर किसी चीज़ की, ये बेसिकली वेवलेंथ का जो कंसेप्ट हम लाइट के केस में यूज़ करते हैं, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी, जितनी ज़्यादा ये जो है आपकी वेव जितनी ज़्यादा थिक आएगी, उतनी ज़्यादा स्पीड कम होगी किसी लाइट की। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि अगर आपकी जो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस केस में जो लाइट है वो लेस ट्रेवल करेगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? हाई। सो इससे आपको एक चीज़ पता चल रही है कि जो वेवलेंथ है वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काफ़ी फ़र्क डालती है। तो हमने एक और फॉर्मूला हमारे पास है इसकी वजह से, here you can see that is on the basis of lambda। अब इन्होंने क्या किया है, जो फ्री स्पेस है उसके लिए लिया है लैम्डा नॉट। अब आपका जो लैम्डा नॉट है वो जो है वेवलेंथ ऑफ सिंपल लाइट, जो भी लाइट है जो उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, जिस वेवलेंथ पे वो मैक्सिमम स्पीड पे ट्रेवल करती है, लैम्डा नॉट वो है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो सिंपल लैम्डा है वो स्पीड ऑफ लाइट, जो यहाँ पे जो इसकी स्पीड ऑफ लाइट थी उस केस में जो इसकी वेवलेंथ आती है ये वो ली गई है। सो अगर इन केस आपको वेवलेंथ गिवन हो तो आप उस केस में भी अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। ये उसकी एक और डेफिनेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू दैट इन द मीडियम। मतलब सिंपली जो वेवलेंथ है लाइट की वेवलेंथ की बात हो रही जो फ्री स्पेस में है और जो मीडियम में है। दैट्स ऑल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, साथ ही साथ इसका एक पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जिस तरह से आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतने टाइम में ही आपकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होता है? यूजुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ज़्यादा किस केसेस में होता है? उन लिक्विड्स में जो काफ़ी डेंस होते हैं। अगर आप बात करें कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट शुगर सिरप, तो जैसे वो ठंडा होगा तो उस केस में उसकी थिकनेस काफ़ी होगी, पर अगर आप उसको गर्म कर दोगे तो उस केस में उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी? कम। अगर थिकनेस कम हो जाएगी उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, तो उस केस में जो लाइट है ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर पाएगी उसके अंदर, तो इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? कम। सिंपल सी साइंस है इसके पीछे। आगे बात करेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? बेसिकली जब लाइट पास करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है of medium 2 relative to medium 1 is written as 1 mu2 and is defined as, बेसिकली इन्होंने आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला दिया है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो लाइट है वो एयर टू ग्लास में पास कर रही है, ग्लास टू आगे वाटर में पास कर रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन मीडियम। तो चेंज इन मीडियम के केसेस में हम क्या बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? μ2 ओवर μ1। μ2 ओवर μ1 का मतलब है जैसे आपका ग्लास हो गया और जैसे ही आपका साथ में दूसरी चीज़ होगी जैसे वाटर, ग्लास टू वाटर लाइट एंटर की थी, तो उस केसेस में हम क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ले लेंगे, तो इससे आपका क्या एक्सप्लेन हो जाएगा? आपका आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लिक्विड्स। तो ये क्या हो गया? उन दोनों का एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास टू लाइट फॉलो कर रही है वाटर तक। सो ये था आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे आपने μ2 की, अगर ये वाटर के लिए है तो उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे आप, जो था C डिवाइडेड बाई V2 या फिर लैम्डा नॉट ओवर लैम्डा, और साथ ही साथ μ1 का भी आप सेम काम करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा इट कम्स आउट टू बी V1 ओवर V2। V1 ओवर V2 कैसे आया? अब यहाँ पे आपने C पुट किया था, C कैंसिल हो गए। अब ये थे रेसिप्रोकल में, तो V चला जाएगा ऊपर, V2 आ जाएगा नीचे, तो आपके पास फॉर्मूला आएगा V1 ओवर V2। अब V1 जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, मतलब कि यहाँ पे जैसे आपने ग्लास लिया था तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हो गया, तो ये आपका हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बात करते हैं लेंसेज की। लेंसेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनका जो मेन एप्लीकेशन है वो आपको कहाँ पे मिलती है? ऑप्टिकल्स में। जो ऑप्टिकल्स का काम इन्होंने काफ़ी ईजी कर दिया है। आजकल जितने भी डिफेक्ट्स हैं आई के, वो सारे के सारे इन्होंने करेक्ट किए हैं। आगे ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके आर पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है? बेसिकली दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं
प्लेनो कन्वेक्स। प्लेनो कन्वेक्स में क्या किया जाता है, एक प्लेन मिरर को एक कन्वेक्स मिरर को जोड़ दिया जाता है। जो कन्वेक्स मिरर है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस साइड पे होती है, ठीक है, जबकि प्लेन मिरर की इस साइड पे। तो इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं उन्हें इस तरह से जोड़ा जाता है, दो मिरर्स को ऐसे जोड़ा जाता है कि जो उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं वो बाहर की तरफ आए। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लेंस। बेसिकली ये लेंस काफ़ी तरह के होते हैं। एक है आपका इक्वी कन्वेक्स। इक्वी कन्वेक्स का मतलब है आप दो कन्वेक्स लेंसेज को इस तरह से जोड़ देते हैं और आपको ये शेप मिलती है। प्लेनो कन्वेक्स आपको बता दिया, एक प्लेन मिरर और दूसरा आपका कन्वेक्स मिरर। बाई कन्वेक्स का क्या मतलब है कि इस तरीके से उसको अरेंज किया जाता है कि उसकी इस तरह से फिगर आती है। इसमें दो कन्वेक्स मिरर्स लिए जाते हैं जिनका अनइक्वल साइज होता है, जबकि इक्वी कन्वेक्स में दोनों का सेम साइज होता है। आगे हमारा कन्वर्जिंग मेनिस्कस। कन्वर्जिंग मेनिस्कस क्या होता है बेसिकली आपका, इसमें आपका एक लिया जाता है कन्वेक्स मिरर और दूसरा कनकेव मिरर। अब यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर है ये है आपका कन्वेक्स मिरर, और जो अंदर वाला है जिसकी अंदर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो है आपका कनकेव मिरर। आगे हम बात करेंगे इक्वी कनकेव की। इक्वी कनकेव क्या है, ये बेसिकली दो इसमें कनकेव मिरर्स लगे जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस जगह में प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका अरेंजमेंट इस तरह से आप देख सकते हैं, ये इस तरह से नज़र आता है आपको। एक आ जाता है प्लेनो कन्वेक्स, इसमें भी आपको एक प्लेन मिरर मिल जाता है और दूसरा कनकेव मिरर। आगे बाई कनकेव में बेसिकली दो अनइक्वल साइजेस के आप कनकेव मिरर्स ले लेते हैं और उनको इस तरह से अरेंज किया जाता है कि आपको ये फिगर मिलती है, दिस फिगर इज ऑब्टेन्ड। आगे डाइवर्जिंग ये कन्वर्जिंग मेनिस्कस का ये मतलब होता है कि ये जितनी भी लाइट आती है उसको कन्वर्ज कर लेता है अपने ऊपर। यूजली जो आपके मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं दे आर कन्वर्जिंग इन नेचर, उनका ये नेचर होता है, वो इस तरह से इस बेसिस पे काम करते हैं मेनली, क्योंकि इनका काम क्या है, लाइट को इकट्ठा करना एक पॉइंट पर। तो आगे मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो आपका क्या करता है, डाइवर्जिंग मेनिस्कस में क्या होता है, इसमें एक आपको मिल जाता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव। तो इस तरह से इसका अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो डाइवर्जिंग है इनका काम क्या होता है, लाइट को स्प्रेड करना। अगर आप बात करें तो ये इसकी एग्जांपल आपको किस केस में मिलेंगी, इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी टॉर्च के केस में। जो टॉर्च के जो लेंसेज होते हैं आगे उनका काम है लाइट को बिखेरना, तो उस केस में इस टाइप के लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जो ये है ये भी सेम चीज़ हमें, ये है बाय, ये है इक्वी, प्लेनो, कनकेवो, इसे कनकेवो भी कहा जाता है, इसको प्लेनो कहा जाता है। ये सारे कन्वेक्स मिरर की टाइप्स हैं कन्वेक्स लेंस की। साथ ही साथ उन्होंने आगे बात की है कनकेव लेंस की, जो आपको ऊपर एक्सप्लेन किए हुए हैं वो सबके सब सेम है। आगे चलते हैं जो टर्म्स रिलेटेड हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ। स्फेरिकल मिरर्स में आपके पास एक आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है बेसिकली, ओ ऐसा पॉइंट है फॉर अ गिवन लेंस थ्रू विच एनी रे पासेस अनडेविएटेड। अनडेविएटेड का मतलब है अनरिफ्लेक्टेड, मतलब वो सीधी की सीधी पास कर जाती है स्ट्रेटली। अनडेविएटेड का मतलब अपने पाथ से वो इधर उधर नहीं मूव करती, जो पाथ वो फॉलो करेगी सेम पाथ से ही वो मूव करेगी। ऑप्टिक्स बेसिकली एक ऐसा पॉइंट है जो आपको किसी भी लेंस के यहाँ पे सेंटर में मिलेगा, इस पॉइंट पे आपको किसी भी लेंस के मिल जाएगा। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ, दैट स्टैंड्स फॉर ऑप्टिक, जिसमें से कोई भी रे ऑफ लाइट पास करती है। आगे प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको क्या मिलती हैं, दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। दो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस मतलब दो रे डायग्राम्स, एक इस तरफ बनेगी और एक दूसरी इस तरफ बनेगी, और यूजली ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना आपकी ये ऑप्टिक्स से पास करती है। सो दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। साथ ही साथ यहाँ पे आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक यहाँ पे फोकस होता है और एक यहाँ पे फोकस होता है। मतलब आपके लेंस के केसेस में दो फोकसेस होंगे, दो कर्वेचर्स होंगे। तो ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको क्या हम बोल देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी फिगर C1 C2 ये दो आपको डायग्राम्स दी गई हैं, एक कन्वेक्स का केस दिया गया और एक कनकेव का। आगे चलते प्रिंसिपल फोकस। कहते हैं अब जो प्रिंसिपल फोकस वो चीज़ है जहाँ पे या तो आपकी रेज ऑफ लाइट इकट्ठी होती हैं या तो वो जहाँ से आपकी रे ऑफ लाइट डाइवर्ज हो जाती हैं। डाइवर्ज का मतलब फैल जाती हैं, कन्वर्ज का मतलब इकट्ठी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको दो केसेस दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कन्वर्ज किस केस में हो रही है, डाइवर्ज किस केस में हो रही है, ये वाले फोकस से अगर आप देख सकें तो ये फैल रही हैं, सारी की सारी लाइट्स ये फैल रही हैं आगे, तो ये कन्वेक्स के केस में हो रहा है। पर कनकेव के केस में क्या हो रहा है कि ये जो लाइट रेज हैं ये कन्वर्ज हो रही हैं जाके फोकस के ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल। आगे चलते हैं। कहते हैं जो सेकंड फोकल पॉइंट है किसी भी इमेज में ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी।
सेकेंड फोकल पॉइंट की बात की गई है किसी भी इमेज के पॉइंट की जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, फॉर विच ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो इन्फिनिटी पे है उसकी इन्होंने ये एग्जांपल दी गई है। जैसे यहाँ से आपके पास आ रही हैं लाइट रेज एज ऑब्जेक्ट वॉज एट इन्फिनिटी, तो ऑब्जेक्ट का आपको पता नहीं है, तो ये दिस वुड ट्रेवल स्ट्रेट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रेज हैं आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ट्रेवल करेंगी। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, जैसे कि ट्रांसपेरेंट है आपका लेंस, तो लेंस के बीच में से तो लाइट्स पास हो ही जाएंगी, तो ये क्या करती हैं, एक पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो जाती है जिसको हम बोल देते हैं फोकस, और वहीं पे आपकी क्या बनती है, इमेज। और सेम इज अ केस विद योर कनकेव लेंस, वहाँ पे भी क्या होती है आपकी, जैसे बाहर से लाइट रेज आई हैं वो क्या करेंगी, एक जगह पे फोकस पे आके मीट करेंगी और वहीं पे आपकी जो इमेज है वो बनेगी। आगे चलते हैं, कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बेसिकली क्या है, ऑप्टिकल सेंटर किसी भी लेंस का, ठीक है, distance, it is defined as a distance between the optical lens of a optical center of a lens and the point where the parallel beam of light converges or appears to converge। यहाँ पे appears to converges का मतलब है वो वाला पॉइंट जो है इसका फोकस। फोकस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली द पॉइंट वेयर द लाइट कन्वर्जेस और अपीयर्स टू कन्वर्ज, तो उसको बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर, मतलब इस पॉइंट में लेके जो ऑप्टिकल सेंटर में था आपका, यहाँ से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। आगे इमेजेस जो लेंसेज बनाते हैं वो कुछ इस तरह है, कन्वर्जेंट या फिर कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, जो लाइट को इकट्ठी करता है, तो कन्वेक्स लेंस का भी सेम काम होता है, किसी लाइट को इकट्ठी करना। तो इन्फिनिटी के केस में अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो आपकी इमेज बनेगी थ्रू कन्वेक्स लेंस वो कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी बनेगी, ठीक है। ये हेयर एम स्टैंड्स फॉर मैग्निफिकेशन, जो कहते हैं मैग्निफिकेशन वो 1 से कम होगी, मतलब जो आपकी इमेज है वो काफ़ी छोटी बनेगी। आगे एट फोकस, और ये जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बनेगी। ऐसे यहाँ से आपको रेज मिल रही हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इन्फिनिटी, जहाँ पे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट थी वहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो एक तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में से स्ट्रेट पास कर जाएगी, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर था जिसमें से ये पास की है, और दूसरी जो है दैट वुड ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर पासिंग थ्रू इट। तो यहाँ पे जिस जगह पे ये दोनों मीट करेंगे वहाँ पे आपकी बनेगी इमेज एट योर फोकस। ये था F2 आपका बेसिकली, तो इस तरह से एक इमेज होगी। अब बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड 2F, बियॉन्ड इन्फिनिटी एंड 2F का मतलब, बियॉन्ड इन्फिनिटी मतलब सॉरी बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F। बिटवीन इन्फिनिटी का मतलब कि इन्फिनिटी और 2F, 2F यहाँ पे जो आपका फोकस है उसको हम बोल देते हैं 2F, जबकि वो वाले F को कहा जाता है सिंपल F, जहाँ पे आपकी इमेज बनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है आपको, कहते हैं इस केस में जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, और दिस वुड बी लेस देन 1। वो थी वेरी लो देन 1, पर यहाँ पे है थोड़ी सी कम है 1 से, तो मतलब ये कंपैरेटिवली जो इमेज बनेगी वो थोड़ी सी बड़ी बनेगी। और इस केस में जो इमेज बनेगी वो फोकस और 2F और 2F के बीच में बनेगी, मतलब दोनों फोकसेस के बीच में वो इमेज बनेगी। ये कैसे करेंगे अब, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपकी इमेज थी फोकस और आपकी इन्फिनिटी के बीच में, इसने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी जो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस कन्वर्ज की आपके फोकस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद एक जो रे ऑफ लाइट था वो डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर में से पास की, और वो जहाँ पे मीट गई वहाँ पे आपकी क्या बन गई, इमेज। तो ये आपकी बनी बिटवीन F एंड 2F। आगे चलते हैं, कहते हैं अगर आपकी 2F पे इमेज है तो उस केस में जो इमेज बनेगी वो रियल इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी, तो साथ ही साथ क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी ऊपर वाले के कंपैरेटिवली। और जो इमेज बनेगी वो बनेगी 2F के ऊपर। आगे बात करते हैं 2F, ये रहा आपका 2F से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, ये कहाँ पे कन्वर्ज होगी, फोकस के थ्रू। फोकस में कन्वर्ज होने के बाद एक और बीम ऑफ लाइट आई, वो कहाँ से पास की, ऑप्टिकल सेंटर में से। ऑप्टिकल सेंटर में से पास करने के बाद वहाँ पे जो इमेज बनी उस केस में वो बनी 2F पे, तो जो थी रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड। अब 2F और F के बीच में अगर आपकी ऑब्जेक्ट है उस केस में आपकी बनेगी रियल इन्वर्टेड एनलार्ज्ड इमेज, और उस केस में जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज़्यादा होगी। साथ ही साथ ये बिटवीन 2F एंड इन्फिनिटी आपकी इमेज बनेगी। यहाँ पे थी, इसने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट छोड़ी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जो पास की आपके लेंस में से और कन्वर्ज हुई फोकस के ऊपर इस पॉइंट पर। फिर ये एक और बीम ऑफ लाइट पास की आपके ऑप्टिकल सेंटर में से, और जहाँ पे ये मीट की वो था 2F और इन्फिनिटी के बीच की पोजीशन। तो जहाँ पे आपकी इमेज बनी उस इमेज को वो थी इमेज रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज, बड़ी थी एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है।
आगे चलते हैं, अगर आपकी जो इमेज है एट एफ है, एफ के केस में क्या होगा, फोकस पे है तो रियल इन्वर्टेड और एनलार्ज इमेज बनेगी, साथ ही साथ जो इसकी मैग्नीफिकेशन होगी वो 1 से काफ़ी ज़्यादा होगी और जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी। 2f यहाँ पे आ गया आपका, साथ में f यहाँ पर था, f से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, वो फोकस से पास की, फिर एक कहाँ से पास की, ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये जो आपकी इमेज बनी ये बनी आपकी इन्फिनिटी पर। आगे बिटवीन फोकस एंड पोल, अगर फोकस और पोल के बीच में रखी जाए ऑब्जेक्ट तो उस केस में क्या होगा कि आफ्टर स्ट्राइकिंग ये क्या करेगा, फोकस में से पास होगी बट इट अपीयर्स टू मीट बियॉन्ड द 2f। ये अपीयर्स टू मीट मतलब इस केस में आपकी बनेगी वर्चुअल इमेज, ये सिंगल केस है, साथ ही साथ एक पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर में से बट इट अपीयर्स टू पास इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, अपीयर्स टू मीट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद दैट रे दैट हैज़ बीन पास थ्रू द फोकस। तो यहाँ पे आके जब ये मीट करेगी तो यहाँ पे आपके पास एक वर्चुअल इमेज बनेगी दैट इज़ बिहाइंड द स्क्रीन, तो ये आपकी वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज बनेगी, इमेज काफ़ी बड़ी बनेगी। साथ ही साथ बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड, इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बनेगी और इन्फिनिटी के आसपास बनेगी, ये इन्फिनिटी और 2f के बीच में। आगे चलते हैं, डाइवर्जन और कनकेव लेंसेज के केस में हमारे पास क्या है, अगर इन्फिनिटी की बात की जाए, अगर आपकी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उस केस में क्या है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट पड़ी थी तो उसने रेज ऑफ लाइट छोड़ी, रेज ऑफ लाइट क्या थी, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, वो फोकस में से पास हुई, इट अपीयर्स टू कम बैक, वो वापस आई, ठीक है, वापस आने के बाद वो कहाँ पे मीट करी, इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपकी इमेज बनी है, एक आपकी पास की थी कहाँ से, थ्रू योर ऑप्टिकल सेंटर, तो ये जो 2 पॉइंट्स आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मीट किए तो इसने आपकी यहाँ पे इमेज बनाई जो थी छोटी और साथ ही साथ वर्चुअल एंड इरेक्ट। आगे चलते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस, अगर इन फ्रंट ऑफ लेंस की बात की जाए तो कैसी इमेज बनेगी, फ्रंट ऑफ लेंस के सामने रखा गया है फोकस से पहले, तो यहाँ से एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई, ये क्या हुई, रिफ्लेक्ट बैक, इसके बाद इसने एक ऑप्टिकल सेंटर में से एक बीम ऑफ लाइट भेजी, तो जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट की वहाँ पे आपकी बनी इमेज दैट इज़ बियॉन्ड योर लेंस, ये लेंस से पहले ही बन गई, तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज थी और ये कंपैरेटिवली छोटी थी, दिस वॉज डिमिनिश्ड, काफ़ी छोटी थी। आगे बात करेंगे, व्हेन द लाइट इज कट इनटू 2 हाफ्स, अगर लाइट को 2 हाफ्स में कट कर दिया जाए बाय अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ईच ऑफ द 2 हाफ विल हैव अ फोकल लेंथ f। कहते हैं कि अगर आपकी बीम ऑफ लाइट है या फिर लेंस है, अगर उसको 2 पार्ट्स में इस तरह से कट कर दिया जाए तो उस केस में जो दोनों हाफ्स होंगे उनकी जो फोकल लेंथ होगी, अगर देखी जाए यहाँ पे फोकल लेंथ और यहाँ पे फोकल लेंथ, इस जगह पे और इस जगह पे, उस दोनों के केसेस में जो आपकी फोकल लेंथ आएगी इट कम्स आउट टू बी f। आगे कहते हैं जब लेंस है, अगर उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, अगर उसको हमने पानी में इमर्स मतलब डिप कर दिया है तो उस केस में जो उसकी फोकल लेंथ है वो 4 गुना हो जाएगी और इट्स फोकल पावर बिकम्स 1/4, जो उसकी फोकल पावर है उसकी 1/4 हो जाएगी इंस्टेड ऑफ जो भी उसकी ओरिजिनल फोकल पावर थी। आगे बात करेंगे, कहते हैं एन एयर बबल अंडर वाटर बिहेव्स एज अ कनकेव मिरर। कहते हैं अगर बात की जाए अंडर वाटर, पानी के अंदर जो बबल्स होते हैं वाटर के, सॉरी एयर के, वो किस तरह बिहेव करते हैं, कनकेव लेंस की तरह। वो क्या करते हैं, एनलार्ज करने में हेल्प करते हैं किसी चीज़ को, अगर इमेज देखनी हो। आगे क्या है, कहते हैं अगर पावर ऑफ लेंस आपने कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करोगे, पावर इज इक्वल टू 1/f, f का मतलब है आपकी फोकल लेंथ, तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो पावर को, और पावर का यूनिट जो होता है वो होता है डायोप्टर। सो दैट्स इट, थैंक यू।